अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। मुझे कहते हैं सोहा अफजल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे साथ हैं और मेरी तरफ से भी जुम्मा मुबारक हो। ज़ाहिर है वैसे तुमने पूरी टीम कह दिया मेरी, तो फिर मैं भी शामिल हो गया। यस, यू आर द मेन पार्ट ऑफ द टीम सर। हाँ, तो हरमीत अभी नहीं है, थोड़ी देर हरमीत अभी थोड़ी देर में आ जाएगा हमारे साथ। उस वक्त तक हम उसको याद करते हैं। और पिछली बार हमने 14 अगस्त को उसको याद किया था और हमने कहा वो फिटी पे पकड़ा गया होगा, जिससे सिलन से निकाल के घूम रहे होंगे इसीलिए पकड़े गए होंगे। लेकिन चले, वो उनकी दूरियां थोड़ा हमसे ज्यादा हैं और फिर कभी कभी टेक्निकल मसला हो जाता है। थोड़ी देर में वो इन होंगे हमारे साथ, तो उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल कह देते हैं। हाँ, मैं ज़रूर करते हैं हम उसको, क्योंकि बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करता है वो चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है सर। रौनक है, आन बान शान, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और हम क्या कहें उनके बारे में। बिल्कुल। और फिर जिस तरह से वो इस्लामाबाद के बारे में कहता ना, ऑसम वेदर, तो वो बड़ा मैं मिस करता हूँ। ऑसम उसका जो है ना कहना। और हम जेलिस भी हो रहे होते हैं कि वहाँ का मौसम वाकई सर इतना खूबसूरत है, पल में तोला पल में माशा, ऐसे खूबसूरत हवाएं चलना शुरू जाती हैं। और फिर हरमीत उसको एंजॉय करते हैं, फिर हमें बताते हैं कि सोहा आज मौसम ऐसा था, आज मौसम ऐसा था। लेकिन मौसम की अगर हम बात करें, चले सर पूरे मुल्क के मौसम की बात कर लेते हैं। फाइनली कल कराची में बारिशें नहीं हुई और कराचियंस जो हैं वो इस बात से बड़े खुश थे कि काइंडली कल बारिश नहीं हुई और हम खुश हैं इस बात से। लेकिन इस्लामाबाद में देखा कि मौसम ऐसा ही है कि बारिश होने वाली है। लाहौर को पता नहीं क्या हो गया सर, लाहौर से बारिश रूठ गई है शायद। लाहौर से बारिश रूठ गई है वाकई। लेकिन ये है कि जहाँ नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज्यादा, वहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। कराची के लोग, कल तक कराची के लोग जो है, दोस्त मेरे नासिर बेग चुगताई हो गए और अब्बास हो गए, ये तमाम मुझे पिक्चर्स भिजवा रहे थे कराची की। सड़कों की बुरा हाल था, मतलब डूबी हुई सड़कें। कहते हैं वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है बहरिया टाउन में सर, और 1 घंटे में मैक्सिमम बारिश हुई है। मैक्सिमम बारिश हुई और पानी खड़ा हुआ था घुटनों घुटनों, और लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। कराची में जैसे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि नक्काशी आपका कोई तरीक़ेकार नहीं है ऐसा बनाया हुआ, चूँकि शहर में आज से 10-15 साल पहले तक कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं था कि कराची में कोई बारिशें इतनी ज़्यादा होंगी। कई हल्की फुल्की हो जाती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पानी निकल जाता था। लेकिन अब कराची को पिछले 4-5 साल से ऐसा सामना करना पड़ रहा है कि बहुत बारिश होती है। और वो लाहौर वाली बारिश जो है ना, जो तुम कह रही थी हम मिस कर रहे हैं, वो सारी उठ के कराची का सफ़र उसने कर लिया, वहाँ पहुँच गई हुई है। बलूचिस्तान की तरफ चलें तो बलूचिस्तान का हाल बहुत बुरा है। वहाँ पे बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा। और कल मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के वीडियो फुटेज देख रहा था बलूचिस्तान की। जो इलाके पहले ही डूबे हुए थे वो और ज़्यादा डूब गए हैं और हलाकतें भी और हुई हैं, लोग और बेघर हुए हैं, बेपनाह पानी खड़ा हुआ है। और तेज़ रेले जो पानी के हैं वो कल ऐसे बह रहे थे कि लगता था इसकी जद में कोई भी आया तो बचेगा नहीं। सर उस वाक़े का जिक्र करना भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कराची से हैदराबाद, गालिबन या हैदराबाद से कराची सर एक फैमिली जा रही थी। 7 अफराद गाड़ी में सवार थे और सातों के साथ थड्डो नली के सैलाबी रेले में वो बह गए और गाड़ी मिल गई लेकिन मिला कोई नहीं उनमें से। मिला कोई भी नहीं। उसमें 2 बच्चों की लाशें कल मिली थी और वो उसके लवाकिन के हवाले की गई, जो ज़ारो क़तार रो रहे थे। ज़ाहिर है बाकी का अभी पता नहीं चला कि वो लाशें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ज़िंदगी भी अजीब है। ये देखो, जब तक ज़िंदगी आपके साथ है आप जिक्र करते रहते हैं फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, या फ़लाँ है और फ़लाँ है। लेकिन जैसी ज़िंदगी ख़त्म होती है ऐसे किसी वाक़े में, तो फिर रिश्तेदारों के लिए सिवाय रोने धोने के और कुछ भी नहीं रह जाता। फिर हादसाती मौत है सर, यकीनन फैमिली के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ ये खबर पहुँची है, हम भी उतने ही अफसरदा हैं कि बारिश की सूरत हाल, ये अब्र रहमत जो है बाजू का जब जहमत बनती है तो घर के घर उजड़ जाते हैं और फैमिलीज़ चली जाती हैं। खैर उनके लिए दुआएं खैर। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सर। आगे बढ़कर हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू टॉप स्टोरीज़, क्योंकि आज वीक का आखिरी शो है तो हमने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद यू गाइस। पहली खबर आपको देते हैं, नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट आई है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली करार, आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, मुतालबात है सर। वैसे आजकल हॉट टॉपिक, टॉप स्टोरी, इशू ऑफ द डे, इशू ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हमें शहबाज गिल की ये सिचुएशन लग रही है। फ़िलहाल इस्लामाबाद में उनको अब पेश किया जा रहा है। उनके वकील नहीं पहुंचे बर वक्त, जिसकी वजह से 9:15 तक उनकी जो कार्रवाई है उसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया गया। और 2 दिन से वो पिम्स में भी मौजूद थे। वहाँ पर मौजूद अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, वो अनवेल नहीं है, अनफिट नहीं है। कंट्रोवर्सी सी बनी हुई है। एक तरफ जो शहबाज गिल के हामी हैं वो
ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए जहाँ पे बहुत टॉर्चर उसको किया गया, मारा पीटा गया। और वो वीडियो जो है वो देख के पीटीआई के हामी कल असद उमर ने भी इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भी वो वीडियो देखी है, बल्कि मुस्तफा नवाज खोखर जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है उन्होंने भी इसको कंडेम किया और कहा कि अगर ये टॉर्चर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। टॉर्चर को तो हम भी कम से कम ये कहते हैं कि ये गलत बात है, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो बाकी हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं वो ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और जो बोर्ड उन्होंने बनाया मेडिकल का, सोहा ने अभी बताया आपको कि वो ये कहता है कि वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है, उनकी हालत अनफिट नहीं आज लॉयर्स को मिलने के बाद उम्मीद है, लगता है ऐसे है कि उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा 2 दिन के रिमांड के ऊपर और वहाँ पे वो देखेंगे कि क्या कहना है। वो कहते हैं कि शहबाज गिल ऐसा तोता है जिसमें जान है इमरान खान की, चूँकि डरते ये हैं कि शहबाज गिल को अगर मजबूर किया गया तो वो बहुत से नाम, बहुत से राज उसके पास ऐसे हैं जो वो बता सकता है और वो राज अगर खुले तो बहुत मामला ख़राब होगा। बिल्कुल खैर, जैसे सुहा ने कहा शुरू में कि टॉपिक यही है पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप कहीं देखिए सर सैलाब की सूरत हाल इतनी ख़राब है, वो हुकूमती जमात हो या अपोजिशन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, हमें लगता है कि पाकिस्तान का एक ही इशू फिलहाल है, वो है शहबाज गिल। बिल्कुल ठीक है, तो बहरहाल इसके ऊपर हमने बात करनी है, आगे चलेंगे और हम आपसे आज विनर शेयर करेंगे। जैज़ के विनर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि जैज़ ने जो कंपटीशन करवाया जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कौमी तराने, मिली तराने गाने के हवाले से मुकाबला हुआ पूरे पाकिस्तान से, उसमें दोस्तों ने शिरकत की, नौजवानों ने शिरकत की ऑफ जैज़ डिजिटल और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लस ISPR। हम नहीं भूल सकते, हमने एक डिटेल प्रोग्राम किया था और हम बड़े खुश थे इस हवाले से कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ नौजवानों ने मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने अपने अपने पेट्रियोटिज़्म का मुजाहरा करते हुए खुद गाकर, खुद कंपोजिशन कर कर अपने मिली नगमे भेजे। 14 को सर 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की कंपटीशन हुआ और वी हैव विनर विद अस। लेकिन विनर आप सर हम डिटेल में ना शेयर करें या भी शेयर करते हैं? जब डिटेल में करेंगे, मतलब ये जब वक्त आएगा ये सरप्राइज रखते हैं, थोड़ी सी देर के बाद अभी सरप्राइज रखते हैं। नाम हमारे पास मौजूद है, आप भी देख चुके होंगे, मतलब जिसमें विनर जो था वो मैं इतना बता देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। ये क्या ही बात है सर, ऊपर से वोटिंग की है लोगों ने, लोगों को पता होगा कौन जीता है, लेकिन उनका हम पूरा ये मिली नगमा जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है वो हम आपको पूरा भी दिखाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम टॉप स्टोरीज को डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। आगे बढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल के लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले नौह भट्ट गुड मॉर्निंग के आज मेहमान बनेंगे। और सर ये कॉमनवेल्थ गेम्स इस दफ़ा की जो थी सर, वो अरशद नदीम हो, वो इनाम भट्ट हो या इस तरह के लोग हों, अब बारी 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 इस दफ़ा तो कॉमनवेल्थ गेम में सर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। जी, नू का 24 साल के हैं ये अभी सिर्फ, और जिस तरीके से इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके मुल्क का नाम रोशन किया वो अपनी मिसाल आप है। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है और इनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना घर, अपना सामान तक फ़रोख्त किया नू को नू बनाने के लिए, तो नू बन ही गया वो, मतलब उसे साबित किया कि मेरे बाप की मेहनत, मेरे बाप ने जो पैसा लगाया और मेरे बाप ने जो हिम्मत मुझे दिलाई वो काम कैश कर ली। काम सर एक खबर आई है मेरे पास। ठीक है, एक खबर आई है सर मेरे पास। जी खबर आई है, खबर ये कि हरमीत हमारे साथ है। हरमीत पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, तो हम आपको बता दें कि हरमीत हमारे साथ है। बड़ी खबर है, व्यूवर्स को बड़ा इंतजार होता है हरमीत का, तो हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। हरमीत कैसे हैं आप? अपनी खबरें शबरें रोक कर आपका वेलकम किया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वैसे तो मैं पहुंच चुका था पहले से, लेकिन आज पूरे लाहौर, इस्लामाबाद और जगह जगह पे सिग्नल का भी इशू चल रहा है, इंटरनेट का भी इशू चल रहा है और बड़े मुश्किल से हालात हैं। तो मैं अपने सेट पे टाइम से पहुंच जाता हूं, लेकिन कभी कभी इशू, टेक्निकल इशू जो है वो कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। सो रन डाउन तो मेरे बगैर शुरू हो गया होगा, तो मेरे ख्याल में करें फिर। बस अभी आप कर रहे थे आपके ऑसम मौसम के बारे में कि अब इस्लामाबाद का मौसम कैसे, जरा हमें ये तो बता दें। लेकिन आज हल्की फुल्की गर्मी है वैसे, क्योंकि बारिश 2 दिनों से नहीं हुई तो गर्मी है। अच्छा, ह्यूमिडिटी होगी ना, ह्यूमिडिटी फैक्टर इस्लामाबाद में कमाल की होती है पाजी, रात ठंडी होती है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं हरमीत रन डाउन के ऊपर ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी।
आगे सुहा ने बताना है कि और क्या हमें दिखाने जा रही सर है। अगली खबर बड़ी मज़ेदार, और मैं तो खबर पढ़ के कल ही हैरान हो गई थी रनडाउन में जब इसको शामिल करना था। मिलिए पानी और दरख्तों पर चलने वाले पाकिस्तानी जादूगर से। मैजिशियन है सर ये, कैसे चलते हैं कैसे करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। शाहरुख इनका नाम है, ये पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं, तो इनसे मिलेंगे आज और आपको बताएंगे कि ये आर्ट जो है वो किस तरह का फ़ाइन आर्ट है। समझ आ जाए जो आर्ट, ना समझ आए तो फ़ाइन आर्ट, लेकिन ये मैजिशियन है तो देखिए अब क्या होता है और क्या है इनकी पर्सनालिटी। आपसे मुलाकात कराएंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत करने वाला अमीर हमज़ा, आज इनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। कराची ऑन सेट से हमारे साथ होंगे और इनको प्रोग्राम में हम करेंगे शामिल। वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज, लेट्स गो टू फॉर। हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। फ्राइडे डेली डोज की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और मुझे कर बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि मौसीकी हम सबको वैसे ही बड़ी पसंद है, लेकिन किसी गैर मुल्की से और उसको हमारी लैंग्वेज भी ना आती हो उसके मुंह से सुनने से तो क्या ही बात है ना। हम बात कर रहे हैं इस चीनी टीचर की जिन्होंने अपने स्कूल के गालिबन कोई फंक्शन में सर बूहे बारियां गाकर सबका दिल जीत लिया। क्या बात, कच्चा कड़ा बन के, क्या बात है भाई, क्या बात है, छा गई है जिसको कहते हैं ना। बहुत ही अच्छा, बहुत आ रहा था सुन के और लग रहा था कि सर वो नहीं गा रही। हाँ, पीस फील की है, वो लग रहा था क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट और आपके गाने का तरीका डिफरेंट, और फिर उसकी जो अदायगी थी सर लफ्ज़ों की, वो उर्दू के अल्फाज हैं और बड़ी खूबसूरती से उसने अदा की। और एक्सप्रेशन कितने मजेदार, गायकी के अंदर भी और चेहरे के ऊपर भी। ये पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो फंक्शन किया पाकिस्तान के 75वीं सालगिरह के हवाले से, लेकिन एक्सप्रेशन भी बड़े मजे के थे। अगर आप देखें तो बड़े गौर से बड़े एक्सप्रेशन ऐसे दे रही थी जैसे ये ही इधर की हो। और हाँ, पाकिस्तानी जोड़ा पहने हुए जिस तरीके से इसने किया। ये एक टीचर है और टीचर के तौर पे मतलब इसने सीखा और फिर कमाल है भाई। हरमीत को भी पसंद आ गया है, सबसे बड़ी बात यह है हरमीत तारीफ़ कर रहा है। पंजाबी ज़बान हालांकि हरमीत की अपनी ज़बान नहीं है, हरमीत की ज़बान पश्तो है। जिन लोगों को नहीं पता वो समझते होंगे शायद हरमीत की ज़बान पंजाबी है। सही बात है सर, उनको देख के एकदम लगता है, मुझे भी यही मिसकंसेप्शन थी, आपको देख के यही लगता है कि पंजाबी हैं भाई, बॉस पंजाबी बोलेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये राज काफ़ी दफ़ा आपने भी अफशा किया, आज हम भी कर देते हैं कि नहीं जी आप पश्तून हैं, आपको पश्तो आती है। हाँ जी, आगे चलें। अगली खबर हमारे पास ये है कि नेपाल की पार्वती सनार जो अपने बेटों के साथ स्कूल जाती हैं और कोई उम्र नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता, कोई हर्डल नहीं होती। तालीम आपने किस उम्र में किस तरह से हासिल करनी हो, इट्स अप टू यू। सर बहुत छोटी उम्र में ये पार्वती की शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो आप अपने बच्चों के साथ स्कूल पढ़ने जाती हैं सर। पार्वती जो है दो बच्चों की माँ, और वो कहती है कि वो उसने तालीम अपनी हासिल नहीं कर पाई। जैसे नेपाल के बारे में मैं बताऊं, अब मैं तुम्हें कहूँगा मैं नेपाल भी गया हूँ तो तुम कहोगी ओ नहीं सर मुझे यकीन था आप गए हुए हैं। हाँ, नेपाल भी मैं गया हूँ। नेपाल बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बड़ा ही मतलब इसकी मौसम भी बड़ा औसम होता है जैसे हरमीत कहा करता है। तो वहाँ से अक्सर चूँकि नेपाल वाहिद दुनिया की मुमलिकत है जो प्योरली एक 100% हिंदू स्टेट है। अच्छा। वहाँ पे ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ भी हैं इंडिया के रहने वालों की, तो वो शादियाँ करके बहुत से लोग इंडिया चले जाते हैं। तो ये पार्वती जो है ये भी शादी करने के बाद इंडिया चली गई थी। वहाँ पे जाके वो कहती है मेरे शोहर और बाकी लोग जब अंग्रेज़ी में ज़बान में बात करते थे तो मुझे इस बात का एहसास होता था कि मेरे अंदर कमी रह गई है, और उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने सोचा मैं भी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करूँ, मैं भी अच्छे तरीके से बात करूँ, अंग्रेज़ी सीखूँ। तो उसने बच्चों के साथ ही जब बच्चे आए नेपाल में आके उसे दाखिला ले लिया, और अब जनाब वो दिन में स्कूल के बच्चों के साथ बैठती है। दीदी उसको कहते हैं, वो कहती है। अच्छा। और कहती है कि काम में मेरी मदद भी करते हैं और मैं भी उनके काम में, उनकी स्कूल होमवर्क में उनकी मदद करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं। और लेकिन वो वालिदा और बच्चे हैं, लेकिन आपको पता है चूँकि छोटी उम्र में पार्वती की शादी हो गई थी तो ऑब्वियसली फिर वो ग्रोइंग एज जो है वो सबकी एक साथ हो रही है। देखिए सर वो एज ए स्टूडेंट भी ठीक लग रही है, मतलब उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। और पता नहीं स्कूल में क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। खैर मम्मा आती हैं, साथ बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तीनों मिलके पढ़ते हैं। मतलब स्लिम स्मार्ट बनी है तो ठीक लग रही है। हाँ बिल्कुल। अब मज़े की बात है कि वो पीटी हो रही है या स्कूल की असेंबली हो रही है, उसमें भी वो खड़ी है या बैठी है,
स्कूल के बच्चों के साथ भी वो बैठी है। बड़ी एडजस्टेबिलिटी है, बहुत आदमी को बड़े मसाइल का शिकार होना पड़ता है, मसाइल का शिकार बंदा रहता है। उसी तरह देखो जैसे उन्होंने टाई पहनी हुई है और बैठी हुई है वो साथ में, और फिर शाम को अपनी मेहनत को पूरा करने के लिए ये शाम को फिर एक जगह पे इंटरनेट वगैरह जो है उसको भी सीखती है ताकि वो भी इसको साथ साथ आ जाए। तो मतलब यह है कि डबल तरीके पे काम कर रही है, घर का काम भी करती है। मतलब ये इतनी मेहनत और उसके बावजूद तालीम से पीछे ना हटना, ये बड़ी शानदार कहानी है। मतलब इसको देखा पूरी स्टोरी, जो पूरा डे उनका प्लान है वो हमने बिल्कुल स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह उठना, यूनिफॉर्म पहनना, बच्चों के गेटअप में उस पूरे अटायर में स्कूल जाना, वापस आके फिर घर का काम करना, फिर वो अपना नॉर्मली से जिस इलाके में रहती है मेरे ख्याल से वहाँ पर खेती बाड़ी का जो काम है उस पर भी मदद करती हैं अपनी खुद भी, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके शौहर जो हैं वो इनके साथ नहीं रहते, भी वीडियो कॉल्स भी कर रही थी। तो ऑल दो ये सारा दिन की एक रूटीन एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट और एज अ मतलब आप अपनी ख्वाहिश को और अपनी ख्वाहिश पर तालीम हासिल करने की जो कोशिश है उसमें आपने जितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी है वो सारी करके बस तालीम हासिल करने का जो शौक़ है वो उसको पूरा कर रही हैं। दैट इज़ रियली गुड। आगे बढ़े सर, आगे जी चलते हैं। हाथी की कहानी। कहा जाता है हाथी बड़ा ज़हीन जानवर है और सर होता भी है, इंसानों से इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है अगर हो जाए तो। अगर ये पेट हो, अव्वल तो होता नहीं है। हाथी की एक वीडियो आजकल हुई हुई है वायरल सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो गाइस आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, बट इंक्लोजर जो हाथी का होता है उसमें गिरा एक जूता बच्चे का, और वो हाथी ने बच्चे का जूता गिरा हुआ देखा तो उसको पकड़ा दिया वापस, और ये वीडियो हो गई सोशल मीडिया पे वायरल। आप लोग भी देखें, ये देखें, आप विजुअली भी देख रहे हैं उसको। हाथी साहब जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने परेशान नहीं किया बच्चों को, उन्होंने लोगों को जो इकट्ठे हुए थे, बच्चे की पहचान भी उसने कर ली जिसका जूता गिरा था, और ये देखो ये उसने पकड़ा दिया उसको वापस। तो प्यारा जानवर है ना सर, ये इतना इंटरैक्टिव है, ह्यूमन मतलब ह्यूमंस के साथ बड़ा अच्छी दोस्ती होती है इनकी खेलने की, हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। लेकिन सर मैंने एक और चीज़ देखी है, आप इसको सेकंड कीजिएगा, जब ये गुस्से में आ जाए फिर ये छोड़ते भी नहीं है। नहीं, वो कभी कभी होता है ऐसा, वो उन दिनों वो मस्त होते हैं हाथी जो गुस्से में आते हैं। अच्छा। और उस वक्त उनके वाकई करीब नहीं जाना चाहिए। गुस्सा देखा है? हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ, तो बहरहाल ये हाथी साहब जो है इन्होंने कमाल दानिशमंदी का सबूत दिया है, कमाल मोहब्बत का सबूत दिया है, कमाल प्यार का सबूत दिया है, और कमाल दानिश का सबूत दिया है कि जिन्होंने एनक्लोजर में इनके एक जूता गिरा उन्होंने उठा के वापस कर दिया। और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के 1 मिलियन अभी तक व्यूअर्स हो चुके हैं और व्यूज़ कर चुके हैं लोग इसको। और सिर्फ वहाँ पर मौजूद बच्चे इस हैपनिंग से बड़े खुश थे, बच्चों को ये जेस्चर बड़ा अच्छा लगा कि ये देखे भी हमें रिस्पॉन्ड किए हाथी साहब ने, और ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया बल्कि बड़े प्यार से जब उन्होंने जूता पकड़ाया तो फिर उसकी सूंड पे बच्चे वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने प्यार भी किया, तो उनको ये मौका मिला भी इंटरैक्ट करने का फिजिकली, तो ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर था ऑन सोशल मीडिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है सर, आप बहुत घूमते फिरते हैं, आप ही मुझे इस खबर के बारे में कुछ बता दें। हाँ। 3 दोस्तों ने हरमीत 5 दिन में, हम भी 3 हैं, चले 3 दोस्तों ने 5 दिन में तमाम 50 अमरीकी रियासतें घूमकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। सर ये घंटा घंटा रुके होंगे? 5 दिन और 13 घंटे तकरीबन उन्होंने सर्फ किए, और उसमें उन्होंने गाड़ी पे भी सफ़र किया, दरमियान में कुछ ऐसा था जो जहाज़ का उन्होंने सफ़र किया। इससे पहले जो था रिकॉर्ड वो 5 दिन और 16 घंटे का था, जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। इन्होंने इस रिकॉर्ड को, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने शामिल नहीं किया। अब इस तरह के सफ़र को वो कहते हैं हम शामिल नहीं करते, चूँकि तेज़ रफ्तारी प्रमोट होती है इससे, और तेज़ रफ्तारी को प्रमोट नहीं करना हमने किसी भी सूरत में। लेकिन बहरहाल और कई ऐसे मुकाबला कराने वाले हैं जिन्होंने इसको शामिल किया हुआ है, और ये दोस्तों की वीडियो वायरल हुई है, दोस्तों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन सर 50 अमरीकी रियासतें आप भी गए हुए हैं, आपको पता है कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा होता है, कितना ट्रैवल है, चाहे वो बाय रोड हो चाहे वो बाय एयर हो, ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा सर। तो ये मतलब क्या, मतलब ये घंटों के एतबार से रुके होंगे, रात भी सफ़र, दिन भी सफ़र, सोए भी नहीं होने। वो बड़ी मज़े की बात है कि 50 अमरीकी रियासतें हैं जिनके नाम इतने ज़्यादा हैं कि वो कहते हैं सही अमरीकी वो होता है जिसको नाम याद ना हो सारे। तो वो बड़े इसके मजाक बनते हैं कई कॉमेडी शोज़ में। मतलब वो फ्रेंड्स जैसे एक बड़ी पॉपुलर सीरीज थी कॉमेडी की, उसमें भी एक दफ़ा एक मुकाबला होता है आपस में, वो दोस्त करते हैं कि 50 की 50 रियासतों का नाम लिखना है, तो आखिर में थक हार के वो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा मुमकिन।
कई जगह 49 तक वो फिर भी चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन 49 पे आके हार मान लेते हैं। तो 50 अमरीकी रियासतें, लंबे चौड़े नाम हैं और नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। महल में जो अमरीकी शहरियत के ख्वाहिशमंद होते हैं उनको अगर इस इम्तहान में डाला जाए तो बहुत कम लोग पास होंगे। वैसे अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता ना तो कम से कम 50 में से 10 से 15 चले 20 के नाम तो हमें अब्दुल सब बता ही देते हैं, है ना हरमीत। लेकिन चले हम अगर इस खबर की थोड़ी और डिटेल आपको बताएं तो 13 मई को सर इन्होंने ये अपना सफ़र शुरू किया और अमरीकी रियासत हवाई पर जाकर इनका सफ़र ख़त्म हुआ। हवाई गए में सर आप? नहीं, हवाई मैं नहीं गया, लेकिन वैसे बहुत सी रियासतें मैं घुमा हूँ, ये बात सही है। मतलब बहुत सी रियासतों का सफ़र किया हुआ है और बाय एयर भी किया है, बाय रोड भी किया है, ट्रेन पे भी किया है, कई तरीके से किया है। ट्रेन सर्विस अमेरिका में इतनी मज़ेदार नहीं है जितनी यूरोप में है। यूरोप की जो ट्रेन सर्विस है वो वाकई कमाल है। मतलब उसका अंडरग्राउंड भी है, ऊपर भी है, यूरोप को आपस में मिलाती है, बीच में टनल्स आती हैं, तेज स्पीड भी है। अमेरिका में उस तरह से नहीं है। अमेरिका में कारों का सफ़र ही ज़्यादा है, मोटरवेज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ख्याल में इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक की तरफ। हम ब्रेक ले लेते हैं। आप काफ़ी घुमा फिरा दिया आपने, थोड़ा सा घूम फिर के दोबारा से वापस आए। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। नवाजी ब्रेक के बाद कल की इमरान खान साहब की जो तकरीर है उस तकरीर के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं। उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के सर पे रख दिया और कहा कि न्यूट्रल जो हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको मुल्क की कोई फ़िक्र है या नहीं है। अब वो कहते हैं कि जनाब मेरे कंट्रोल में तो था ही कुछ नहीं, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, मुझे कहती थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, पीपीपी की, नून लीग की, और मैं तो बेचारा मासूम था, बिल्कुल बैठा हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नहीं तो मैं सारे पैसे निकलवा लेता। किस हद तक लगता है इसमें सच्चाई है? इमरान खान क्या इतने ही मासूम है? और फिर जिस अंदाज में वो दावत दे रहे हैं न्यूट्रल्स को, इस्टेब्लिशमेंट को कि वो आगे बढ़ें और हुकूमत ख़त्म कराएं, ये कौन सा सही कदम है? इस बारे में बात करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर आपके चहेते इमरान खान साहब ने तो सारा इल्ज़ाम धर दिया इस्टेब्लिशमेंट के सर पे, खुद वो बरी ज़िम्मा हो गए, वो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं करता, और अब आके वो हुकूमत तब्दील करें। तो ये क्या मतलब फिर दोबारा उनको बुलाने वाली बात कि वो समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे, इसको क्या कहेंगे आप? वो साहब, मुझे मेरे बावसूख ज़राए ने ये बताया है कि वो आपके चहीते ज़्यादा है, नंबर 1। लेकिन जो आपने सवाल किया है वो बहुत अहम है और आपने अपने इब्तिदाइये में भी फरमाया। जो कल फरमूदात हैं किबला इमरान खान के, उसमें उन्होंने कहा, जैसा कि आपने भी बताया, कि वो कहते कि वो मेरे तो अख्तियार में ही कुछ नहीं था। तो अब जरा वो उनके, जब वो वजीर आजम थे उस जमाने के, मुतअद्दिद आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है, मेरे अख्तियार में है चीजें, मैं वजीर आजम हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होता। तो खान साहब को जरा हिम्मत करनी चाहिए कि वो कौम के सामने आकर कहें कि जो पहले मैं कह रहा था वो मैं झूठ बोल रहा था, या ये कहें कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, क्योंकि दोनों सच नहीं हो सकते। जब वो फरमाते थे कि मैं बाख्तियार वजीर आजम हूँ, हर चीज मेरी मर्जी से होती है, और अब जो कह रहे हैं कि मैं तो जो है वो, मुझे तो पता ही नहीं था, ये सारी चीजें कोई और मैनेज कर रहा था। तो ये जो तजाद है ये खान साहब को खुद हल करना होगा। लेकिन आप जरा ये बताइए अब्दुल साहब जी जी कि आप 26 साल आप कहते हैं कि मैंने जिद्दोजहद की है और मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं मगरिब को, अमेरिका को उनसे बेहतर जानता हूँ। अगर आपको कोई बात कहे कि जी गधे ने जो है वो बछड़े को जन्म दिया है, तो मैं बस उस पर एतबार करके चल पड़ूंगा। आपके अपने दिमाग में कोई क्रिटिकल फैकल्टीज नहीं है। ये खान साहब का कहना कि जी मुझे कहा गया कि ये करप्ट है तो मैं उस पर चल पड़ा। तो अगर वो कल जिनके कहने पर आप चल पड़े, अगर वो कल दुरुस्त कह रहे थे
तो जो आपके बारे में आज कह रहे हैं वो भी फिर सही होंगे। ये कैसे हो सकता है कि कल जो आपको बताया गया था वो तो गलत था, लेकिन आप जो पहले जो बताया गया था वो गलत था और आज जो बता रहे हैं वो सही है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। अब कल को वो कहेंगे इमरान खान साहब के मीडिया के ऊपर जो मैंने कदगनें लगाई, जिन लोगों को मैंने बैन किया, जिनमें आपका नाम भी आता है, वो भी मुझे कहा गया था मैं तो बड़ा मासूम हूँ। जी, मेरे ख्याल में इस जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक मासूमीन रख दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब जो वो मुर्तज़ा साहब अब जो वो कहते हैं कि अभी वक्त है संभालने मुल्क को, इनके मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, तो दावत दे रहे हैं। ये दावत कितनी खतरनाक होती है, मतलब इस तरह से दावत देना? देखिए, ये जो जब इनकी हुकूमत की चूल्हे हिलने लगी थी, अगर आपको याद हो, जब तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें हो रही थी, खास तौर पर 27 मार्च को जब उन्होंने वो एक कागज लहराया था, आपको याद होगा, तो ये उसी वक्त से कह रहे थे कि जी ये मेरी हुकूमत जो है वो गिराने की कोशिश हो रही है और आप इसको रोके। फिर उन्होंने खुद टीवी पे आकर कहा कि मैंने शौकत तरीन को न्यूट्रल्स के पास भेजा और मैंने न्यूट्रल्स से ये कहा कि आप ये रोके। यानी कि आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से कह रहे हैं कि एक आईनी जो तहरीक अदम एतमाद है उसको आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके रोके, उनको आइन शिकनी के लिए मजबूर कर रहे हैं। और आज भी जब ये कह रहे हैं कि जी अब भी वक्त है, आप बंद कमरों में ये फैसले ना करें। खान साहब बनी गाला में क्या वो फैसले नहीं करते बंद कमरों में? वो डी चौक पे आके करते हैं या राजा बाजार में करते हैं? कहाँ करते हैं वो अपने फैसले? बिल्कुल ठीक है। ये मतलब एक अजीब किस्म की बात खान साहब कर रहे हैं। लेकिन आप आर्टिकल 6 पढ़ लें कि जो मावराए आइन जो सरगर्मी है उसकी सजा क्या है। हाँ, बिल्कुल। आप लोग, हम सारी उम्र गुजर गई कि झगड़ा इस बात पे है कि भाई तमाम इदारे आइन की जो हुदूद है उनके तहत रहें, कोई गैर आइनी काम ना करे। ये हर रोज जो है वो टीवी कैमरे के आगे खड़े होके कहते हैं कि जी आप जो है वो इस हुकूमत को जो कि आइनी तरीके से आई है उसको गिरा दें। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, आप असेंबली में वापस आए, तहरीक अदम एतमाद पेश करें और हटा दें, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। ये है मुल्क, आइंदा ऐसे ही चलना चाहिए कि जो आइन के अंदर लिखा है उस तरीके से चले। लेकिन वो क्योंकि एक तरकीब नंबर 13 से इक़्तिदार में आए थे, तो अब वो तरकीब नंबर 13 से ही वापस आना चाहते हैं। अच्छा, ये कहिएगा मुझे साहब कि जो आइन की आप बात कर रहे हैं, आइन तोड़ने की पहली इनिशिएट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ही कोशिश की गई थी या लिया गया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक लीगल तरीका है, हमारे पास एक बिल्कुल जायज़ रास्ता है, उसके थ्रू आप कहीं भी जाएँ, वो असम्बली में आवाम के पास, तो आप जीत सकते हैं। कल की जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं कि इदारों के बारे में बात करना और इदारों की बात ना मानना, ये दोनों चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रही हैं और हमने देखी भी हैं। FIA को जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देनी हूँ, मैं किसी किस्म की कोई मालूमात आपको नहीं दूंगा। तो ये इदारों की बात ना सुनना, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना, उन्हें कुछ ना समझना, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, आप बशीर मेमन एक साहब होते थे जो कि DGFIA थे, जी। उनके इंटरव्यूज देख लें कि किस तरीके से इमरान खान ने बुलाकर उन पर दबाव डाला कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ आप एक केस बनाएं। अच्छा। आप जो उस वक्त के जो वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब, वो ऑन कैमरा कह चुके हैं कि किस तरह से सुबह 7 बजे इमरान खान ने उनको बुलाया कि मेरे पास हाजिर हो जाओ, और जब 2 घंटे बाद वो गए तो उनसे कहा कि फौरन आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। तो किस तरीके से FIA को, नैब को, दूसरे इदारों को वो इस्तेमाल करते रहे, जलसों में कहते रहे कि जी मैं इनके एयर कंडीशनर उतरवा दूंगा, इसको मैं जेल में डाल दूंगा, शाहिद खाकान को मैंने जेल में डाल दिया है। तो जो रियासती इदारों का जिस बेदर्गी से इस्तेमाल उन्होंने किया, अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया है। जज साहब ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि FIA का अख्तियार है तफ्तीश करना। तफ्तीश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम साबित हो गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला दिया है, अगर इसको हम एक तरफ भी रख दें तब भी FIA का जो अख्तियार है तफ्तीश करने का वो खत्म नहीं होता।
लेकिन क्योंकि वो ठीक है, अनोखे ये इख्तियार लाडले फिर भी हैं। उनके पास किसी सूरत में नहीं रहा था। ठीक है, आपने इस हवाले से मैं बिल्कुल जो अपने रिव्यूज शेयर किए थे बड़े काइंड थे और बिल्कुल ठीक थे कि मैं ना मानूंगा पॉलिसी जो है इमरान खान लेकर चल रहे हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक काफ़ी लंबी हो गई थी और सर मैं भी ना सोशल मीडिया को हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो खबर ये भी थी कि साउथ और नॉर्थ साइड पे इस वक्त PTCL जो है उसका ओवरऑल कनेक्शन जो है वो डाउन जा रहा है। तो अगर घर में आप हमें यूट्यूब पे या इधर उधर देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया नहीं चल रहा तो परेशान नहीं हो, इंटरनेट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आजकल तो इंटरनेट बंद होता है तो इंसान का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, आजकल तो मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। बल्कि वो एक बड़ा दिलचस्प सा मैं पढ़ रहा था कहीं पे, एक नौजवान ने लिखा हुआ आता है ये वैसे, और वो ये है उसने कहा कि कल लाइट नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बाद इंटरनेट बंद हो गया, UPS भी जवाब दे गया, फोन भी मेरा बंद हो गया, डेड हो गया। तो मैं सोचा कि चलो नीचे जाके बैठ जाता हूँ। तो मैं घर वालों के साथ मैंने आधा पौना घंटा गुजारा। यार अच्छे लोग हैं वैसे ये तो इतना ज्यादा हम इंटरनेट और फोन और उसकी दुनिया में चले गए हैं कि अपने घर वालों से जो हमारा सही कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं होता जो सही होना चाहिए। तो कभी कभी मिलकर घर वालों से अच्छा लगता है। आज नाश्ता घर वालों के साथ करो और हमारा प्रोग्राम देखिए, टीवी लगा लें आज। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था इट्स टाइम टू रिवील द नेम ऑफ द विनर द नंबर 1 जिसने पाकिस्तान का मिली नगमा जो कंपटीशन हुआ डिजिटल जो आपका जैज़ के डिजिटल दोस्त विजन के तहत जो मुकाबला हुआ और उसमें ISPR मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और जैज़ शामिल थे। बड़ा पैनल था जो जजेस का था, बड़े बड़े नाम। और पाकिस्तान की डायमंड जुबली पे कंपटीशन हुआ 14 अगस्त वाले दिन ये कंपटीशन जब वोटिंग हुई और विनर हमारे पास जो है सर उसका नाम बता दें। हसन बिन तारिक। आपको हमारी तरफ से ताल्लुक है बहुत ज्यादा। हुब्बुल वतनी पे मबनी जो सॉन्ग्स थे तकरीबन बेशुमार ग्रुप से 13-14 ग्रुप से, लेकिन हसन बिन तारिक जीता सबसे अच्छा। जजेस का ये कहना है कि अदायगी हो, सुर हो, गायकी हो, सर चीज़ में ये हसन बिन तारिक जो है कश्मीर से जिनका ताल्लुक है ये बाजी ले गए। और ये उसके बाद ये नगमा जो है ये पाकिस्तान की परचम कुशाई की जो 75वीं सालगिरह थी उस पर भी बजाया गया, गाया गया। और उसके साथ का ये कहना है सर कि ये कंपैरेटिवली हमारे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था बिकॉज पूरे पाकिस्तान से इन इलाकों से बच्चों ने खुद कॉम्पोजिशन, खुद लिरिक्स, खुद गाकर ऐसे मेरे नगमे भेजे कि हम तो हैरान रह गए कि हुब्बुल वतनी का ऐसा बच्चों ने मुजाहरा किया। हमारे लिए खैर बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके अलावा विनर तो भाई एक ही होता है। तो फिर एक विनर हसन बिन तारिक जो है उनको अनाउंस किया। शानदार गाना था। विजुअल्स देखे हैं ना इसके, मतलब मैंने तुमने फ़ोन पे देख लिया था, इन्होंने भी खैर देखा होगा फ़ोन पे, हम इनको दोबारा से डिटेल में दिखाएंगे। 4-1 मिनट का ये मेरी नगमा है, लेकिन सर वो मेरी नगमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एट दैट टाइम था जब उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है। मतलब आपको पता है पहले एक विनर जब जीत जाता है तो उसके बाद फिर ऑल क्रेडिट गोज़ टू जैज़ डिजिटल दोस्त विजन, इसके अलावा ISPR, उसके अलावा हम नहीं भूल सकते हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को दिया जो बच्चे और यंगस्टर्स हमेशा ये कहते थे कि भाई हमारे पास इतने चांस नहीं होते, इतने प्लेटफॉर्म नहीं होते। सब ने इतनी मेहनत की और उसके बाद जाकर एक विनर हमें मिला। और सर उसके लिए क्रेडिट की बात ये भी, जैसे आपने पहले बताया है कि हमारी जो 75वीं सालगिरह थी पाकिस्तान की उसकी तकरीब के मौका पर बजाया गया, बड़े एजाज़ की बात है ये हसन के लिए भी। एंड हसन वॉज सो हैप्पी। और उसके बाद सर अगले साल के लिए बच्चों ने भी तैयारियां करना शुरू कर दी। अब मौका मिला तो हसन बिन तारिक को आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम इनवाइट करेंगे, हमें ज्वाइन करे आके और सेट के ऊपर से हमारे साथ प्रोग्राम करे, उसका मजा ही कुछ और होगा। लाइव सुनेंगे सर, हम जानने की कोशिश करेंगे ना फिर हसन बिन तारिक से कश्मीर के किस इलाके से उसका ताल्लुक है। कश्मीर को, हाँ बिल्कुल, कश्मीर को बहुत डेवलप्ड इलाका नहीं है जिस तरीके से देखा जाए। कुछ शहर हैं, मुजफ्फराबाद तो खासा मतलब एक जैसे बड़ा शहर है, मीरपुर हो गया, लेकिन उसके अलावा पता नहीं कौन से इलाके से उसका ताल्लुक है, मैं भी जानता नहीं हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखें कि विनर मिला भी तो कहाँ से, कश्मीर से।
मतलब वो पाकिस्तान की इस आज़ादी को किस तरह से मनाते हैं। अच्छा, उनकी आवाज़ में तो चले वो खनक भी है, वो हमें सुर भी मिल रहे हैं, हमें वो इंटेंसिटी मिल रही है, वो दर्द, लेकिन हमें वो चीज़ ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जो सर एक एलिमेंट है ना उनके गाने में, पाकिस्तान को लेके जो है सर, वो बड़ा एक नुमाया एलिमेंट है। आप लोगों ने वो सॉन्ग अगर सुना है और अगर देखा है तो हसन ने जिस दर्द से सर गाने की कोशिश की है उसमें कहीं ना कहीं डिपिक्शन ये भी है कि पाकिस्तान से हम कश्मीरी बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तुम्हारा जाना हुआ है कश्मीर साइड पे? यस सर, मैं आज़ाद कश्मीर गई हुई हूँ सर, मैं मीरपुर भी गई हुई हूँ। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनसे भी मैं मिली, मेरी मुलाकात हुई, ऑफिशियल ट्रिप था मीडिया का। लेकिन सर वहाँ पर जाकर मुझे पता नहीं क्यों, आपको मुझे नहीं पता, आप सबका मुझे नहीं पता खैर, लेकिन वहाँ जाकर मुझे बहुत एहसास होता है कि वहाँ पर वो सब कुछ उन कश्मीरियों को जो इस तरफ नहीं उस तरफ रहते हैं वो मिलना चाहिए। जो कश्मीर इस तरफ हमारे पास है उनको ये सहूलियात में असर है। सबसे बड़ी चीज़ होती है आज़ादी। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई कमियां जो रह जाती हैं जो वो तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन जो आज़ादी है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। वाह भी वाह, नेल्ड इट सर, नेल्ड इट, और कैश किया इस बंदे ने सर। लेकिन पहले जो गाना मिली नगमात जो हसन ने बनाया था उसके बाद सर जो ओबियसली कोलैबोरेशन थी 3 डिपार्टमेंट्स की, उसके बाद पिक्चराइज किया गया, और पिक्चराइज कितना अच्छा किया सर। बहुत खूबसूरत, हर जगह से डिपिक्शन दिखाई है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं क्यों जिस वक्त मैं कश्मीर की बात होती है ना मुझे अपने कश्मीर के सफ़र याद आ जाते हैं। तो मतलब मैं बहुत से मकामात पे गया हूँ, कश्मीर की वादियों में नीलम वैली है, मैं भी गई हुई हूँ। हाँ, कितना खूबसूरत सर वहाँ पर जो फील आपको आती है ना कि ये नीलम रिवर है, यहाँ आप खड़े हैं, सामने आपको इंडिया का फ्लैग नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग दरिया है, दरमियान में। यस, उस दरिया की कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। एक कहानी मुझे याद है, मतलब उस हवाले से पता नहीं फिक्शनल है या सही मतलब तरीके पे हुआ है कि एक बार एक लड़की ने खुदकुशी के इरादे से वो छलांग लगा दी दरिया में, तो वहाँ जाके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो मकबूजा कश्मीर की साइड पे चली गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया, वहाँ बेचारी का रेप हो गया और वो वहाँ से एक बच्ची पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने उसको वापसी पे उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसका उठाया, बीड़ा उठाया कि उसको वापस लाया जाए। तो अब वो मसला ये बना हुआ था कि वो जो बच्ची है साथ में वो इंडियन नेशनल है, ठीक है, और जो माँ है वो पाकिस्तान है। फिर इधर बच्ची का बाप जो है वो तो उधर था, तो यहाँ पे मतलब जो उसका पहला खामन था वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी पेचीदगी मतलब इस मामले में थी जो मैंने देखी है। तो बहरहाल मतलब ये है कि डिवाइडेड फैमिलीज हैं कश्मीर के दोनों तरफ को, और जब दरिया नीचा होता है सर्दियों के मौसम में जिस वक्त बहुत तेज पानी नहीं होता उस वक्त खड़े एक दूसरे को आवाज़ें दे दे के एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं। सर कहीं कहीं बीच में ना एक आधा कोई ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, वो सिर्फ इस तरह था कि बहुत सारे, क्योंकि वो कनेक्टेड है, रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर एक ब्रिज थोड़े बहुत बनाए हुए जहाँ पर वो सर आम तरफ होती रहती है उनकी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस इलाका है सर। बाजुकत आपको दूर से ब्लास्ट की, गोलियों की ये सारी तड़तड़ाहट जब आपको सुनाई देती है, तो कश्मीर जो यहाँ पर नीलम वैली के इर्द गिर्द मौजूद है वहाँ पर खौफ व हरास भी लोगों में काफ़ी पाया जाता है, और हर वक्त आपके सर पर ये साया मंडलाता रहता है कि किसी भी वक्त कोई भी चीज़ या कोई भी कार्रवाई भारत की जानिब से की जा सकती है। हाँ, इश्ताल अंगेज़ी की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, भारत फायर कर देता है, बॉम्ब फेंक देता है, रॉकेट्स वगैरह आते रहते हैं, उस वजह से खौफ वाकई बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कश्मीर से मिला हमें हमारा विनर, और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जिस तरीके से उन्होंने किया उसको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ISPR ने बहुत अप्रिशिएट किया है, इनाम भी हैं, और उसके बाद विनर होने के अलावा जैस का भी शुक्रिया जिसने इतना खूबसूरत कंपटीशन करवाया। जैसे मैं कह रहा था कि बड़े क्लास के जजेस जो हैं वो उन्होंने, हदीका कियानी भी थी, मैं देख रहा था, अरशद महमूद साहब थे, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर और आर्टिस्ट और एक्टर बहुत कुछ हैं। इसी के अलावा अजमत अली, अजमत, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के सर उन्होंने जज किया और फिर निकाला ये हीरा और ये विनर जिसे हमने हसन बिन तारिक कहा। और थैंक यू सो मच। और सर हम मुबारकबाद भी दे देते हैं हसन को मिलकर, हसन को बिल्कुल मुबारकबाद देनी चाहिए। जैसे मैं पहले कह रहा था कि हसन को इनवाइट करेंगे इंशाअल्लाह हम इसमें यहाँ पे मतलब वो तो मैं कि मेरा जो सफ़र रहा है कई बार हुआ है। पहली बार जिस वक्त मैं गया था ना कश्मीर में, मुजफ्फराबाद गया था मैं, वो मुझे याद है कि मैं उस वक्त 8-10 साल का हूँगा। तो हम मरी में ठहरे हुए थे, तो मेरे वालिद जो हैं वो हमें ठहराते थे और वालिद आ जाते थे लाहौर में। अच्छा। और वीकेंड के ऊपर वो दफ्तर जब उनका बंद होता था फिर वो आते थे। अच्छा। और वीकेंड पे हमें घुमाते थे कश्मीर से जो मरी के मुल्हिका इलाके थे
उससे पहले पूरा हफ्ता हम वहाँ पे घूमते फिरते। ये उन दिनों के बाद है जब बिल्कुल सुनसान हुआ करता था मरी, तो इतनी एक्टिविटीज नहीं थी और इतनी हाँ गाड़ी कभी कभी कोई नजर आया करती थी। तो मुजफ्फराबाद हम लोग गए, बहुत थोड़ी सी आबादी थी, बहुत ही थोड़ी सी आबादी थी, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और शाम के वक्त के बाद लोग सफ़र नहीं करते थे। तो मुझे याद है कि हम भी जब वहाँ पे थे, शाम होने वाली थी, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप फ़ौरन वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड वगैरह होते हैं। अच्छा। तो लेपर्ड जो है वो खूनखार हैं, कहीं हमला ना कर दें। तो हम शाम से पहले भागे। ये उस वक्त है मतलब उस वक्त इंसान भी उस तरह से वहाँ पे इतने आबाद नहीं थे, वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन अब तो मरी का माल रोड या मुजफ्फराबाद सर ऐसे जैसे पाकिस्तान में अगर हम लाहौर आ जाएं या कराची चले जाएं तो वहाँ पे माल रोड जो होता है इतनी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल है क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप भी घूमे फिरें और कश्मीर के लिए दुआ भी करें। कश्मीर इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें आज़ादी दे और हम वो हमारे साथ आज़ादी मनाएं। ये आज़ादी, जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौका पर ये जो कंपटीशन हुआ है, इससे हमें हमारा विनर मिला। तो हम एक बार फिर से आप सबको, हम सब की तरफ से मुबारकबाद हसन के लिए। और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, अब ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, दोबारा से ब्रेक के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों के साथ मिल के लोगों की खिदमत करना, मतलब ये एक ऐसा काम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए सुहा कम है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के तलबा हों, पाकिस्तान के लोग हों, वो इंसानी खिदमत जब भी आता है ऐसा मौका तो आगे आगे होते हैं। मुझे याद है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया है, मैं उस वक्त जियो में काम करता था, तो हम लोग कवर करने के लिए चले गए और जिस वक्त हम पहुँचे हैं, यकीन करो कि लोग इस तरह से ट्रकों के ट्रक लेके सामान के वहाँ पहुँच रहे थे। और जिस वक्त हम मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो फ़ौजी हमारे भाई हैं जो वहाँ आगे पहुँचे हुए थे, वो कहने लगे कि आप लोगों को अब रिक्वेस्ट करें कि मत भेजें, सामान इतना ज़्यादा हो गया। मदद के लिए इतनी बड़ी तादाद में ना सिर्फ मुक़य्यद हज़रात बल्कि स्टूडेंट्स सर। और मैं जिस वजह से ये बात कह रहा हूँ वो ये है कि शायद अभी तक पूरी तरह लोगों की तवज्जो नहीं आई कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए भी उसी जज्बे की ज़रूरत है। उसी तरीके से आगे बढ़े, लोगों की मदद करें, फंड्स इकट्ठे करें, पैसे पहुंचाएं। लेकिन बहरहाल अभी हम बात करते हैं, अमीर हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजी कारकुन हैं, किन कॉलेजेस के बच्चों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, किस शोबे में काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत करते हुए इनको एहसास वगैरह क्या होते हैं। अमीर हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बड़ी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं कम है। तो ये फरमाइए कि जज्बे का ख्याल कैसे आया, मतलब आपके जहन में कैसे आया कि ये एक शोबा है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जबकि ईदी फाउंडेशन हो गई और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सैलानी ट्रस्ट है जो काम करते हैं, और आपको ये जज्बा कैसे पैदा है इस नौजवानी में? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरी बात, आपने जैसे कही कि बहुत सारी NGOs और बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसे शोबे से है जिसका जो कि हमदर्दी एक मतलब पेशा है। जैसे कि आपको MBBS से मेरा ताल्लुक़ है, मैं और हमारा ये ख्याल जो था इसमें जो मतलब हमदर्दी का या हम लोगों की हेल्प करने का वो इसलिए आया था कि मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग करता हूँ और मैंने देखा कि स्लम एरिया के लोग हैं, क्योंकि जो NGOs हैं वो बड़े शहरों में तो काम करती हैं लेकिन उनकी रीच जो ऐसे स्लम एरिया वहाँ तक नहीं वो पहुँच पाते। और हमारा एक जो हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें भी बहुत पोटेंशियल होती है कि वो मतलब अपनी जो है अपनी मुल्क के लिए खिदमत करें, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी तंजीमें तो हैं जो डिफरेंट उनके मोटिव्स पे काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी कोई तंजीम नहीं थी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक पॉजिटिव वे से काम करे, जो अपने मुल्क के लिए सर्व करे। तो इसलिए मैंने ये बनाई कि हम अपने मुल्क के लिए सर्व करें स्पेशली, और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो भी मतलब काबिलियत है वो अपने मुल्क के लिए सर्व करें। अच्छा, इस हवाले से बताएगा कि अमीर हमज़ा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट हाउसेस इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन अपने एंड से भी आपको एक दिया जलाना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स ही सिर्फ आपके साथ है स्पेसिफिकली, या इसके अलावा दीगर तलबा और तालिबात भी होते हैं जो कि वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं और कहते हैं हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं? प्लस अगर बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स की बात की जाए तो आप क्या करते हैं, मतलब मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, और क्या आपके टारगेट्स हैं, और अब तक क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आप इंसानी खिदमत के लिए कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू?
जी बिल्कुल, इस तरह है कि हमारा वैसे जो हमारे मेंबर्स हैं वो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमने सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी पे हमने नहीं उसमें मेडिकल के हैं, लाइक जैसे MBBS BDS। हमारे पास अगर देखा जाए तो हेल्थ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लाइक MBBS है, BDS है, BS विजन है, और उसमें नर्सिंग का डिपार्टमेंट भी है, जितने भी मतलब हेल्थ के रिलेटेड मेडिकल के रिलेटेड आते हैं वो डिपार्टमेंट्स पे बनाई गई है। लेकिन अगर कोई वॉलंटियर हमारे साथ आना चाहता है, वो नॉन मेडिकल भी है, तो हम उसे वेलकम कहते हैं और हम उसके साथ प्रॉपरली काम करते हैं। और हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो नॉन मेडिकल हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जी 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 आप फरमाइए। हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि जैसे कि बात की उन्होंने कि हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह हमने काम करना है, क्या हमने पीछे काम किए। और इसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो मोस्टली जो बीमारियां हैं उनकी अवेयरनेस सेशन नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवलिंग करता हूं और मैंने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, मतलब बीमारी की पता नहीं होता कि ये किस वजह से हो रही है। क्योंकि अक्सर मैं एरिया में गया हूँ, वहाँ जैसे अब हेपेटाइटिस है, अगर वो देखा जाए वायरल, वो हाइजेनिक नहीं होती फूड और वाटर उनको पता नहीं चल रहा होता कि हमने किस तरह इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। और हमारे जो आपने देखा होगा कि मोस्टली अवेयरनेस सेशंस जो होते हैं वो 5 स्टार होटल्स में होते हैं या कहीं बड़े सिटीज़ में होते हैं, तो उनकी अप्रोच वो जो छोटे शहर, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, पंजाब के एक छोटे शहर से, तो मैं खुद ये चीज़ समझता हूँ कि वहाँ आज तक कोई ऐसा अवेयरनेस सेशन नहीं हुआ कि लोगों को बताया जाए। तो मैंने इस स्पेस को देखा कि ये जो स्पेस है मतलब काफ़ी सारी NGOs ने ये स्पेस छोड़ी हुई, तो हमें उस पर काम करना है जो स्पेस है, कि हमें छोटे छोटे एरिया में जाके जो लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस पहुंचानी है। और जहाँ तक मेडिकल सर्विसेज की बात है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ NGOs या मेडिकल सर्विसेज हमारी नहीं पहुँच पाती, हमने उनको जाके बेसिक मेडिकल सर्विसेज देनी है। और हमारी जो तंजीम है इसमें मुख्तलिफ हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जो हमारा रिसर्च करके हमें बताता है कि कहाँ मतलब हमें कितनी नीड है, कहाँ मतलब लोग हैं जो नीडी हैं, और वहाँ हम प्रॉपर अपनी हेल्थ सर्विसेज देते हैं। तो हमारी जो ये एक ब्रॉड है, इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारे मेडिकल कैंप्स हैं या हम इसमें कोई एक स्पेसिफिक, हमारे मेडिकल कैंप्स, अवेयरनेस सेशंस, और हम अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बेसिकली 2 डिविजन्स हैं इसमें ना, जो मेन हैं। इसमें एक तो हमारी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, सेकेंडली जो हमारी है वो है कि हम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मुंसलिक होंगे उनकी जो सलाहियत है उनको भी इन्हांस करना है हमने। बिल्कुल सही है। ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा मतलब FSC करके जो लोग आते हैं, अब हमने इंशाल्लाह भी एक कैरियर काउंसलिंग का सेशन करना है कि FSC से जो बच्चे, उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है और कैसे चूज़ करना है उस फील्ड को। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो हमारा उस पर भी हमने इंशाल्लाह उस पर काम करना है। और जो हमारी टीम में आएंगे लोग और आए हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिसर्च डिपार्टमेंट है, इस तरह के हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और यही वो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स थे, लेकिन वो अपने स्किल्स को पॉलिश और इम्प्रूव, और एक उनको एक्सपोजर चाहिए था। इंशाल्लाह हम वो एक्सपोजर दे रहे हैं, और जो हमारे साथ आएगा इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स को भी वो एक्सपोजर होगा, ताकि वो अपने मुल्क के लिए अपनी जो खदमात हैं उनको। अमीर रमज़ा, बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है बड़ी ख़राब हुई है, संगीनी बहुत ज़्यादा है, लोग बेघर हुए हैं और कह रहे हैं कि पानी जहाँ खड़ा है वहाँ बीमारियाँ वगैरह भी फैल रही हैं, तो उस तरफ आपकी तवज्जो है, कुछ उस तरफ जाने का इरादा है, या और लोगों को आप कहेंगे कि मोटिवेट करेंगे कि वो वहाँ जाएँ अगर आपके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की, और हमारा फर्स्ट जो था, हमारा टारगेट ही यही था। लेकिन हमने थोड़ा सा ये सोचा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें स्टार्ट में तो सब ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और प्रॉपरली वो एक हाइप होती है चीज़ की, और जब टाइम के साथ साथ लोगों को नीड तो होती है, लेकिन फिर कोई बंदा वहाँ जाता नहीं, उनकी हेल्प नहीं करता। तो मैंने ये सोचा कि हम थोड़ा सा टाइम के बाद जो है ना ये डोनेशन स्टार्ट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया। हमारी ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये जो बलूचिस्तान की ड्राइव है वो कंप्लीट हो जाएगी, और काफ़ी हद तक हमने डोनेशंस कंप्लीट कर ली हैं। और हमने कहा ये अभी स्पेस जो होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लोग वहाँ के इतने बेघर हुए हैं, इतना नुकसान हुआ है, और स्टार्ट में तो सारी NGOs और सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब उसके थोड़ा सा टाइम गुजरता है उसके बाद वहाँ कोई भी नहीं जाता। तो हम इस मौके पे जाएंगे और अपने जो हमारे बहन भाई हैं वहाँ हेल्प करेंगे, और इंशाल्लाह हमने एक प्रॉपर कैंपेन चलाई हुई है इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है।
और अभी भी इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपका पेशा जो है या आपका ताल्लुक ऐसे पेशे से है, डॉक्टर्स को वैसे ही कहा जाता है कि वो मसीहा होते हैं और हमेशा वक्त तैयार रहते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए या मुफ्त इलाज मुआवजा करने के लिए। अगर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग की और सेमिनार्स की बात की जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम भी बहुत ज़्यादा करती है। इससे क्या होता है, मतलब आप लोगों को अपनी तरफ शामिल करते हैं, अपनी तरफ राग़िब करते हैं, या ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है वो किस नौइयत की होती हैं? देखिए, बेसिकली ट्रेनिंग वर्कशॉप्स 2-3 किस्म की होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे हमने अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमने अभी अनाउंस करनी है जो हमारी न्यूट्रिशन की एक वर्कशॉप है, तो उसमें हम ओवरऑल द पब्लिक को भी उसमें हम वो करेंगे कि वो भी आएँ, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ वर्कशॉप्स होती हैं जो मेडिकल से रिलेट होती हैं, वो हम मेडिकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारी टीम पे करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो वर्कशॉप्स या सेशंस होते हैं या अवेयरनेस जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उनको बताया जाए। अच्छा अमीर हमजा, ये बताओ, आप ही के हवाले से लोग तो यानी आगाही भी हो, जो लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, छोटे इलाकों में भी आपने जैसे बताया कि हेपेटाइटिस बहुत बड़ा एक मर्ज़ है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उस आगाही के लिए आप लोगों को क्या बताते हैं? अब ऐसे इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं है और वो बेचारे जोहड़ों का पानी, गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, वो क्या करें? मतलब उसके लिए क्या किया जाए? या आप और NGO जो हैं उनको साथ मिला के वहाँ पे पानी प्रोवाइड करने का काम करने का सोचें? काम तो बहुत ज़्यादा है, एक में हाथ डालें तो पता चलता है 100 काम और पड़े में, लेकिन आगाही की बात पहले कर लें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह के अभी तो हम प्रॉपर्ली हमारा इनिशिएट है और हम इसमें इंशाल्लाह डिफरेंट NGOs के साथ, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छे काम के लिए किसी के साथ हाथ मिलाना पड़े तो आप अच्छे काम के लिए उसके साथ काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अक्सर NGOs होती हैं वो कोलैबोरेशन में काम नहीं करती, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छे काम के लिए आपको किसी के साथ मिल के काम करना चाहिए, अच्छा काम हो। और दूसरी ये कि हम जो जैसे कि अभी थर में गए थे, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पानी की, लेकिन अभी काफ़ी हद तक जो है वहाँ काफ़ी NGOs ने काम किया और पानी की जो फैसिलिटीज़ दी हैं, और इंशाल्लाह हम भी इस पर काम कर रहे हैं। 1-2 हमारी NGO से बात हुई है और इंशाल्लाह हम भी इस पे पानी पे और बेसिक नीड्स जो हैं और मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं कि हम इंशाल्लाह उन पे भी जो है ना प्रॉपर्ली काम करेंगे। अच्छा मीनम से ये बताएं कि कलेक्टिवली कितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स आपके साथ हैं? ये कैंपेन्स जो आप रन करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सिटीज़ से लोग आपके साथ शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने इसकी ब्रांचेस बनाई हुई, या फिर आप इसको एक ही सिटी से फ़िलहाल रन कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली तो ऐसे है कि तकरीबन 15 to 20 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना अभी हैं, और तकरीबन 300 की जो रेशो है अभी तक हमने स्टूडेंट्स को जो है ना वो ग्रुप में यानी कि बनाया है। और सेकेंडली ये है कि हमने अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दी है, वो इसलिए क्योंकि हम प्रॉपर्ली एक अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक इदारा होता है उसके लिए टीम एक मजबूत रोल अदा करती है। तो हम अपनी बेसिकली टीम को मजबूत करके इंशाल्लाह, फिर हमारे पास अभी लाहौर से भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं, एबटाबाद से भी हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं। तो एबटाबाद, लाहौर जो बड़े बड़े शहर हैं पंजाब के, उसमें भी हमने किया, लेकिन तकरीबन जो कराची की आलमोस्ट सब मेडिकल कॉलेजेस और जो हैदराबाद के हैं इनको हमने अभी कवर किया। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मंथ में जितने भी पंजाब की हैं बाकी प्रोविंसेस हैं उनकी तरफ इंशाल्लाह जो है ना हम इनिशिएट करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर हमजा, बहुत अल्लाह आपके काम में बरकत डाले और आपको जज़ा दे। जिस तरीके से हिम्मत के साथ ये काम कर रहे हैं और नौजवान मिल के काम कर रहे हैं, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। हम चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पास वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ता। एक शहरी जिसने यूरोप जाने के लालच पे अपनी जान गंवा दी। हमें दीजिए इजाज़त, अब इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीकेंड बहुत एंजॉय करें।